स्टार्ट कर स्टार्ट है ना ऑलरेडी शो होती रहेगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रचार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लासेस में अपन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी से लेकर के हर स्टेट की पीएससी जो लोक सेवा आयोग होता है, जो कंडक्ट जो एग्जाम करते हैं, उन सब में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे पटवारी के हो, चाहे ग्राम सेवक के हो, टीचर रीट वाले एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सब एग्जाम में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपको न केवल कंपटीशन के लिए बल्कि जीवन में भी पॉलिटी का एक अहम रोल होता है। संविधान से ही पूरा देश चलता है। क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब एक 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ ताकि भारत के आजाद होने के बाद में भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हो सके और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चले। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिंह ने की थी, जो सबसे उस संविधान सभा के बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का, और जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। इसके बाद में जो मीटिंग हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, जो स्वीकृत किए गए संविधान सभा द्वारा और जो अभी प्रस्तावना के रूप में देखे जा सकते हैं। अपना जो भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत और अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब मूल रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद में जो जो जरूरत पड़ी उस हिसाब से उसमें संशोधन होते गए और इस संविधान के 4 पार्ट और शामिल किए गए। 4 पार्ट थे, चौथा ए, 9th ए, 9th बी और 14 ए, 14 ए। ये 4 भाग नए शामिल किए गए थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में जुड़ करके 4 और अनुसूचियां जुड़ी और अभी 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जिस प्रकार से किताब में सबसे ऊपर प्रस्तावना लिखने के बाद में लेसन होते हैं, उसी प्रकार उसमें अनुच्छेद, आर्टिकल है। प्रत्येक अनुच्छेद अपनी विशेषता लिए हुए हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में शासन व्यवस्था कौन सी किस प्रकार से चलेगी उसका वर्णन है। तो इस संविधान में जो अपन बात करेंगे, आर्टिकल जिसको अनुच्छेद कहते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसमें संविधान पूरा वर्णित है। क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
इसके जो भाग है उसमें प्रथम भाग में संविधान के संघ और उसके राज्य हैं। संघ का मतलब केंद्र से है, केंद्र किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण पुनर्गठन कर सकते हैं, क्या क्या उनको शक्तियां हैं, इस सब का वर्णन संविधान के भाग फर्स्ट में है। संविधान के जो भाग सेकंड है उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भारत का जो नागरिकता है कैसे मिलती है, कौन भारत का नागरिक होगा। अभी जो 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था, उसको लेकर के पूर्वोत्तर उत्तर राज्यों में काफी हो हल्ला मचा था, असम वगैरह में। इस सब का वर्णन है वो भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में वर्णित है। जब मूल संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका वर्णन आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है। इसके बाद एक चौथा ए पार्ट जोड़ा गया, जो कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। इनका अपन डिटेल से अध्ययन बाद में करेंगे। आज अपना जो टॉपिक है, इससे अगला पार्ट है जो भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति के संबंध में वर्णन किया गया है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, आपातकाल को लगाने वाले, उसको हटाने वाले, युद्ध की घोषणा करने वाले, शांति की घोषणा करने वाले, सारे कार्य राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति है वो संघ की जो कार्यपालिका होती है उनका अध्यक्ष होता है। कई बार परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछ लेते हैं, देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। युद्ध लगाने की घोषणा, युद्ध करने की घोषणा और शांति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है संघ का? राष्ट्रपति। वास्तविक रूप से वैसे अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, परंतु इनके नाम से सारे कार्य होते हैं। अब इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति किस प्रकार से बनता है, क्या उसकी योग्यता होती है, क्या निर्वाचन पद्धति है, इस सब का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे आज। अनुच्छेद जो 52 है, उस 52 में आर्टिकल 52 उसमें है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी के तहत एक भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो है कार्यकारी कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकेंगे उसका वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद आर्टिकल 54। इसके अंदर कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इसका वर्णन है। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें एक निर्वाचक मंडल
इलेक्टोरल कॉलेज एक निर्वाचक मंडल होता है, वो उसको राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? लोकसभा, जिसको मैंने एलएस लिखा है, प्लस राज्यसभा। क्योंकि राष्ट्रपति खुद एक संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो इसमें जो चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल जो होता है, उसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। कौन से सदस्य? वो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत करता है और राज्यसभा में भी 12 सदस्य मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग चुनाव में नहीं लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। साथ में और कौन भाग लेगा? और भाग लेंगे प्रत्येक जो स्टेट है, स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखें, इसमें प्रत्येक में निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ही भाग लेंगे प्रत्येक राज्य के। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ के साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी 2 है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर लेजिस्लेटर सिस्टम है, जहां पर एमएलए होते हैं, विधानसभा होती है, वहां के सदस्य। अब जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी में आ गया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो इस प्रकार से यूटी, जो पुडुचेरी और दिल्ली के एमएलए वो जो निर्वाचित हैं, विधानसभा के सारे सदस्य जो निर्वाचित हैं, लोकसभा के सारे सदस्य जो निर्वाचित हैं और राज्यसभा के सारे सदस्य जो निर्वाचित। अब लोकसभा में सदस्य होते हैं 545। 545 सारे भाग नहीं लेंगे, क्योंकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो इसके सदस्य जो भाग लेते हैं वो लेते हैं 543। इसी प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 245 होते हैं। इसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं 233। तो सांसद होंगे 543 और 233, ये सांसद भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के पुडुचेरी, दिल्ली के जो निर्वाचित सदस्य, वो इसमें भाग लेते हैं। और इन सब से मिलकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोलते हैं वो बनता है। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रपति है, ये हुई अपने अनुच्छेद 54 में इसका निर्वाचक मंडल। कई बार पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त सभी। यह घुमा फिरा के किसी भी टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इससे अगला नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि ये निर्वाचन का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो कहां से ली गई है और इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो निर्वाचक जो मंडल है, निर्वाचक मंडल में इसमें एक बहुत ही अलग सिस्टम से इसका निर्वाचन होता है। अलग सिस्टम मतलब राज्य है जो प्रत्येक उनको समान अनुपातिक सिस्टम से है, ये चुनते हैं पॉपुलेशन के आधार पर।
प्रत्येक राज्य के एमएलए की मत मूल्य निकाले जाते हैं। वो हर स्टेट के एमएलए का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मत मूल्य होता है। और जो सांसद है, सांसद जो राजस्थान के साथ साथ में पूरे देश के जो सांसद है, उनका एक समान मत मूल्य होता है। अभी मत मूल्य कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझाएंगे। अब इसकी जो निर्वाचन पद्धति है, प्रक्रिया है, वो एक सब जो स्टेट है उसको जनसंख्या के अनुपात में, मतलब 4 पॉइंट है इसमें। पहला है समान आनुपातिक पद्धति। याद रखना, समान आनुपातिक पद्धति मतलब स्टेट की जो जनसंख्या है और स्टेट से जो निर्वाचित एमएलए है उसका भाग दे करके उसमें फिर 1000 का जब भाग देते हैं उस फॉर्मूले से उस एमएलए का मत मूल्य आता है। और जो एमएलए का मत मूल्य है उसमें निर्वाचित जो एमपीज है उसका मत मूल्य तो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है ताकि राज्य और संघ के बीच में समानता हो। इसके अलावा एकल हस्तांतरणीय पद्धति, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष चुनाव, ये 4 विशेषता राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन पद्धति की होती है। समान आनुपातिक पद्धति का मतलब है प्रत्येक राज्य का एमएलए है उनका मत मूल्य अलग होगा, वो जनसंख्या के हिसाब से होगा। केंद्र और स्टेट में बराबरी बनी रहे इसलिए ये इस पद्धति को अपनाया जाता है। एकल हस्तांतरणीय पद्धति का मतलब है कि वोट है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए जाते। जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हुए ए बी सी और डी, राष्ट्रपति के लिए यदि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो चारों कैंडिडेट को प्रत्येक जो एमएलए है और एमपी है इस निर्वाचक मंडल का जो सदस्य है उनको वरीयता क्रम से वोट देगा। मान लो किसी एमएलए को सबसे बेस्ट लगता है, मान लो बी, तो उसको देगा वरीयता ए। उसके बाद में उनको लगता है कि यदि ये नहीं निकलता है तो सेकंड मेरी वरीयता होगी ये, थर्ड वरीयता होगी ये और फोर्थ वरीयता होगी ये। तो इस प्रकार से वरीयता के क्रम में बैलेट पेपर पे वो वोट देते हैं। अब यदि इसमें क्या होता है 50% वोट जो मत मूल्य है उसमें 50% प्लस एक वोट आने पर वो कैंडिडेट विजेता माना जाएगा। मान लीजिए किसी चुनाव में कैंडिडेट 4 है, प्रथम मतगणना में 50% वोट निर्धारित वोट उसको प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसके बाद में सेकंड राउंड की गणना होगी। यानी जो सेकंड वरीयता वाला जो सब जो है वोट वो उस फर्स्ट वरीयता वाले में जुड़ते जाएंगे और जब तक ये गिनती होती रहेगी जब तक कि उसको 50% प्लस एक वोट नहीं मिल जाता। इससे इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर सिस्टम। मतलब ये वोट इसमें ट्रांसफर हो जाता है सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। इसलिए इसको समान आनुपातिक पद्धति आपने समझ ली। जनसंख्या के आधार पे जैसे टोटल उस राज्य की जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ में
अब उसके निर्वाचित एमएलए कितने हैं? इसको 1000 का भाग दे दिया तो ये उस स्टेट के मत मूल्य आ जाएगा एमएलए का। एक एमएलए का मत मूल्य ऐसे निकाला जाता है। तो राजस्थान में जो है अभी एक एमएलए का मत मूल्य जो आता है वो आता है 129। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य क्या है, वो है 129। और प्रत्येक सांसद का जो एक फिक्स होता है वो है 708 मत मूल्य। ये जो जनसंख्या होती है वो 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों से इसका आकलन किया जाता है। इसके बाद में जो जनगणना हुई है उसका आकलन नहीं करके, ये ध्यान रखें काफी इंपॉर्टेंट है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसका मत मूल्य निकाला जाता है। क्लियर हो गया ये निर्वाचक मंडल? कमेंट्स करके बताएं। अब जो है राष्ट्रपति के अभी तक क्या जो चुनाव हुए हैं उसमें राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं उनमें से सिर्फ एक बार सेकेंड राउंड की गणना हुई है। वो जब वीवी गिरी चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, तब उनके समय में सेकेंड राउंड की गणना हुई थी और वीवी गिरी इसमें सेकेंड राउंड में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके अलावा आज तक कोई सेकेंड राउंड नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही निर्वाचित हो गए। और इस राष्ट्रपति के संबंध में यदि कोई विवाद आ जाता है चुनाव से संबंध में, तो उसका डिसीजन कौन करेगा? राष्ट्रपति के यदि निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका डिसीजन करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसका विवाद को कैसे सलटाया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ये निर्वाचन अवैध है किसी राष्ट्रपति का, तो उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि वो राष्ट्रपति पद से तो हट जाएगा, परंतु राष्ट्रपति के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पहले यदि राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति के रूप में कोई फैसले कर लिए हैं तो वो फैसले मान्य होंगे, वो कतई अविधि नहीं होंगे, कतई अमान्य नहीं होंगे। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन संबंधी मामले इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। ध्यान रखें ये भी कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। अब राष्ट्रपति की जो कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष कब से होगा? एक तो जिस दिन चुनाव घोषणा हुई उससे, या वो जीता उससे, या उसने कार्यभार ग्रहण किया या शपथ ली उससे। तो जिस दिन उसने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, पदभार तभी माना जाता है जिस दिन वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसमें जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उसी दिन से वो कार्यकाल स्टार्ट होता है और उससे नेक्स्ट 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। यदि कोई अगला राष्ट्रपति जब तक ज्वाइन नहीं करता है ये इनको 5 साल होने के बाद में, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? एक बार ये भी पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र देते हैं ये उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देनी पड़ती है। ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा
महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, और उसपे यदि संवैधानिक कोई पद का मामला आ जाता है, कर्तव्य पालन नहीं हो रहा है, तो उसको महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। व्यू कौन से हैं? बस वैसे वो चेट देखना था। अब एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति इंडिया में रह सकता है या चुनाव लड़ सकता है? जैसे अमेरिका में है, यूएसए में है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति जब चाहे चुनाव लड़ सकता है, यदि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, और कितनी भी बार वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है चुनाव लड़के, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। अब एक इसमें योग्यता क्या हो? राष्ट्रपति की योग्यता यानी वो भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं हो, अधिक उम्र की कोई सीमा नहीं है। 100 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु कम से कम वो 35 साल का होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। पहली योग्यता भारतीय नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो। ये बहुत बार पूछा जाता है कि उम्र राष्ट्रपति के लिए क्या उम्र होती है मिनिमम? ये है 35 वर्ष। वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अब क्या लाभ का पद क्या होता है? इसमें यदि कोई राज्यपाल चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रपति के रूप में लड़ सकता है, कोई लाभ का पद नहीं। राष्ट्रपति दोबारा लड़ रहा है इसका चुनाव, वो लाभ का पद नहीं है। कोई मंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोई लाभ का पद नहीं है। कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लाभ का पद नहीं है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये लाभ के पद पर काउंट नहीं होंगे। ये अनुच्छेद जो आर्टिकल 58 है उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि इस बहुत बहुत जने फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए ये किया गया है व्यवस्था 1997 के बाद में। इसके राष्ट्रपति जब फॉर्म भरेंगे तो 50 तो होंगे इनके प्रस्तावक, और 50 होंगे अनुमोदक। ये व्यवस्था पहली चीज तो की कब है? 1997 में। 50 तो होंगे प्रस्तावक और 50 होंगे अनुमोदक। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन लोग हो सकते हैं? ये वो लोग होंगे जो इनको वोट दे सकते हैं, यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। अनुमोदक 50। कौन लोग ये प्रस्तावक अनुमोदक हो सकते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्य। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उनमें से कोई भी है वो प्रस्तावक बन सकते हैं। ये व्यवस्था 1997 में लागू की। पहले 10 प्रस्तावक थे, तो एक बाढ़ सी आने लग जाती थी फॉर्म भरने के लिए, बहुत से लोग फॉर्म भर देते थे। 10 आदमी, 10 एमएलए अपने किए, प्रस्तावना रखी और फॉर्म भर देते थे।
इस पे अंकुश लगाने के लिए फिर ये व्यवस्थाएं 1997 में की। अब आपने सुना होगा जमानत जब्त हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो किसी भी चुनाव में यदि उसको 1/6 वोट, जितने वोट पड़े हैं, मान लो 600 वोट पड़े हैं, 600 में से 100 वोट उनको मिल गए, तो उनकी जो जमानत राशि जो होती है वो जब्त नहीं होगी, जमानत जब्त नहीं होगी। यदि 1/6 से कम वोट मिलते हैं, मान लो इनको मिले 99 वोट 600 में से, तो उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी और उसके जमानत के रूप में जो राशि ली गई थी वो राशि जब्त हो जाएगी। तो इसलिए गांव में भी आपने सुना होगा कि सरपंच में इसकी जमानत जब्त हो गई, इसके एमएलए की जमानत जब्त हो गई जिसने चुनाव लड़ा था। तो ये जमानत जब्त का मतलब है जितने टोटल वोट पड़े हैं उस क्षेत्र में उसका 1/6 हिस्सा उसको नहीं मिला है, यानी हर छठा व्यक्ति भी उसको पसंद नहीं कर रहा है, उसको वोट नहीं दे रहा, इसलिए उसको कहते हैं कि इसकी जमानत जब्त हो गई। अब इसमें है शपथ ग्रहण। जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है उपरोक्त प्रक्रिया से, उसके बाद में अनुच्छेद जो 60 है उसमें उसको शपथ लेनी पड़ती है, अनिवार्य है ये। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि शपथ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं। अब ये शपथ कौन दिलाता है इनको? ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त है तो जो भी सीनियर यानी वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको शपथ दिलाएगा। पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वो एक निश्चित प्रारूप के तहत, तो ये शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 2018 में संसद ने इनका वेतन, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो किया है 5,08,000। अप्रोक्सीमेटली इनका जो वेतन है वो है 5 लाख। इनको एक फ्री में आवास मिलता है। इनका जो आवास होता है वो है दिल्ली में, और इसको उसका नाम है रायसीना हिल। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? रायसीना हिल। रायसीना हिल का जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, वो थे लुटियंस। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना हुआ? 5 लाख। रहते कहाँ है? रायसीना हिल्स में। रायसीना हिल्स का वास्तुकार कौन था? लुटियंस। इनका वेतन 5 लाख कब किया गया? 2018 में। अच्छा, इनकी जो सैलरी होती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है। इनकी जो सैलरी होती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, और इनको जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है। भारत की जो संचित निधि है, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं राष्ट्रपति को कौन सी नीति से वेतन मिलता है? संचित निधि से। वेतन कितना मिलता है? 5,08,000 रुपए। क्या उस पे इनकम टैक्स लगता है? नहीं, इनकम टैक्स फ्री है। उनका निवास स्थान क्या है? रायसीना हिल से। इसका वास्तुकार कौन था? लुटियंस था। तो ये राष्ट्रपति का जो वेतन है, ये 2018 में इसका वेतन बढ़ाया था संसद ने। अब राष्ट्रपति को आर्टिकल 361 के तहत कई विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। याद रखें आप, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार इनको मिले हुए हैं। अब विशेष अधिकार क्या है? इनके पद पर रहते हुए इन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, आपराधिक केस नहीं चल सकता। क्रिमिनल केस नहीं चल सकता।
इसके अलावा इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और जो मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, वो रिट इनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। जो परमादेश जारी होता है, परमादेश जो रिट होती है, वो रिट राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकते। ये उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 361 के तहत। अब राष्ट्रपति मान लो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है, कैसे हटाया जा सकता है इनको? इसका एक स्पेशल नाम है महाभियोग। महाभियोग क्या है? इनके खिलाफ ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो इनके खिलाफ में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है और कौन लोग इसमें भाग लेते हैं? महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कई बार पूछ लेते हैं क्या पूर्ण न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है? ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में कौन सदस्य भाग लेते हैं? इसमें लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा सदस्य। ध्यान से सुने, इसके इसमें लोकसभा और राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो भी इसमें भाग लेते हैं, जबकि वो चुनाव के समय इनको वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, परंतु इनको हटाने के लिए अधिकार रखते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, वोट देते हैं। दूसरी चीज, सभी विधानसभा, जो स्टेट की विधानसभा है उसके जो एमएलए होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए होते हैं, वो इसमें हटाने में भाग नहीं लेते। केवल लोकसभा और राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य, जो चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो सारे भाग लेते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये सारे भाग लेते हैं। ये भाग नहीं लेते एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्यों के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? अब ये किस प्रकार से प्रस्ताव लाया जा सकता है? ये किसी भी संसद का जो दो पार्ट है, लोकसभा है एक राज्यसभा है, ये राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, और लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट हो। अब ये स्टार्ट होने से पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाता है। अब स्टार्ट करने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? जैसे 1/4 सदस्य, चाहे राज्यसभा में स्टार्ट हो तो राज्यसभा के 1/4, लोकसभा में स्टार्ट हो तो लोकसभा के 1/4 सदस्य। ये प्रस्ताव अध्यक्ष को देते हैं सभापति, और लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और यदि ये जैसे प्रस्ताव स्टार्ट हुआ है राज्यसभा में, राज्यसभा ने इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। राज्यसभा में यदि 2/3 बहुमत से पारित हो गया, फिर इसको भेजा जाता है लोकसभा में। लोकसभा भी इसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा, जो उच्च सदन और निम्न सदन है, दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से यदि ये पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। वो उसी दिन से, जिस दिन ये दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा, उसी दिन से ये राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। और यदि वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई और इस प्रक्रिया के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलेगी और वो बंद हो जाएगी। अब भारत में जो ये प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? ये यूएसए से। इसकी जो निर्वाचन पद्धति थी वो तो ली गई थी आयरलैंड से। ध्यान रखें, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो ली गई है आयरलैंड से। निर्वाचन पद्धति
और जो महाभियोग चलाने वाली प्रक्रिया है वो ली गई है यूएसए। ये कई बार क्वेश्चन अटकता है कि निर्वाचन पद्धति कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड से। इसको महाभियोग चलाने वाली प्रक्रिया राष्ट्रपति पे कौन से देश से ली गई है? यूएसए से। तो इसलिए ये ध्यान रखें, ये राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, क्या अब तक कोई भी राष्ट्रपति को अपने महाभियोग से हटाया गया? नहीं, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की नौबत नहीं आई है, उसको महाभियोग लगाकर फिर हटाना पड़ा हो। अब है यदि राष्ट्रपति की पद की, जैसे उसने इस्तीफा दे दिया या महाभियोग से हट गए या सुप्रीम कोर्ट ने उसके चुनाव को अवैध कर दिया, तो यदि जो पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा, उस रिक्त पद पे कौन काम करेगा? उस पे करेगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 65 कहता है यदि कोई राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र देने से, महाभियोग से हटने से या किसी अन्य कारणों से या सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव अवैध घोषित करने से पद रिक्त हो जाता है, तो उस पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा, तो उसको शपथ भी लेनी पड़ेगी। ध्यान रखें आप, उसमें शपथ भी उनको लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा उपराष्ट्रपति, और इसके साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के सारे वेतन भत्ते भी मिलेंगे। इस समय उपराष्ट्रपति वाले जो वेतन भत्ते हैं वो नहीं लेके ये इनको राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते मिलेंगे, और सारी की सारी शक्तियां वही राष्ट्रपति वाली होगी। जो राष्ट्रपति को पावर है वही पावर उनको होंगे। अब ये पद रिक्त हो जाता तो कितने टाइम के अंदर चुनाव कराना जरूरी है? 6 माह के भीतर। अब 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। अब ये मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, संयोग से उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो राष्ट्रपति का चार्ज किसके पास जाएगा? तब जाएगा राष्ट्रपति का चार्ज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उनके पास में राष्ट्रपति का चार्ज जाएगा, और सारे के सारे वही पावर होंगे जो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करने वाला। अब ये है कि क्या कोई सीजीआई राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है? जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया। उसके बाद में कुछ समय तक वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे उनके पास में ये चार्ज रहा। वीवी गिरी ने भी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जब 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये जो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होंगे, उसकी योग्यता क्या है, उसका कार्यकाल क्या है, शपथ कैसे लेते हैं, कौन दिलाता है, किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, कौन उनकी निर्वाचन पद्धति में भाग लेते हैं, इस सब का अपन ने अध्ययन किया। अब अपन ऐसे जो राष्ट्रपति
तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संघ का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है कार्यपालिका का। वो होता है राष्ट्रपति। इसका एक आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। वैसे तो वास्तविक रूप से तो होता है प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष, वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास, परंतु कार्यपालिका नाम का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। सास और बहू के उदाहरण से समझ सकते हैं। सास एज ए राष्ट्रपति और बहू एज ए प्राइम मिनिस्टर। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक बार कि गांव में जो एक दूसरे के घर पे छाछ लेने की परंपरा है, छाछ लेने के लिए जाते हैं, तो एक कोई औरत किसी के घर पे छाछ लेने गई, उसने उस दिन छाछ उसके घर पे थी नहीं, तो बहू ने मना कर दिया कि आज हमारे घर पे छाछ नहीं है, आप छाछ नहीं बनाएंगे। उस समय सास घर पे थी नहीं, तो वो जब सास घर पे आई तब वो औरत जो छाछ लेने के लिए आई थी वो जाते हुए दिखी, तो उसने कहा कि ये कौन थी, कैसे आई, क्योंकि तो छाछ लेने के लिए आई हो, तो मैंने मना कर दिया कि छाछ नहीं है। तो सास ने कहा कि नहीं, उसको वापस बुलाओ। तो क्या हुआ, छाछ तो है ही नहीं अपने, नहीं नहीं कि एक बार उसको वापस बुलाओ। फिर उसको वापस बुला के उस सास ने कहा कि कैसे आया, कि छाछ लेने के लिए, नहीं छाछ तो आज हमारे पास में है ही नहीं। फिर के सास, वो तो आपकी बहू ने मना कर दिया था, क्योंकि बहू कौन होती है मना करने वाली, नहीं है तो मना मैं करूंगी। तो वही काम राष्ट्रपति करता है, आपातकाल लगाने वाला, आपातकाल के बाद शांति की घोषणा करने वाला। तो इस उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब अपन विशेष तथ्य पढ़ेंगे कि जो दो एंग्लो इंडियन के सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत करने के सदस्यों का जो है आरक्षण है, वो एससी और एसटी का जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण होता है उसके साथ साथ इसका आरक्षण भी जो 2020 तक था। अब जब 104 चौथा संविधान जो राष्ट्र संविधान है अब तक का, 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया, 2020 में 104वां संविधान संशोधन आया, उसमें एससी एसटी के रिजर्वेशन को लोकसभा और विधानसभा में 2030 तक बढ़ा दिया गया। परंतु जो दो एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में इस संविधान संशोधन में कोई जिक्र नहीं किया गया। अर्थात 2020 के बाद अभी तक दो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की पावर को बढ़ाया नहीं गया है राष्ट्रपति। अभी जो अपने राष्ट्रपति बने हैं, 14 राष्ट्रपति बने हैं, उनमें से अध्ययन करेंगे कि ऐसे कितने राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति, क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक 1950 से लेके 62 तक राष्ट्रपति रहे थे। अब आप कहोगे जब चुनाव ही 1952 में हुए, देश के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, तो इनको राष्ट्रपति चुना किसने, क्योंकि चुना तो ये एमएलए और एमपी चुनते हैं। तो जो संविधान सभा थी वो दो रूप में कार्य कर रही थी, संविधान एक सभा के रूप में और एक संसद के रूप में। तो जब अपना संविधान लागू हो गया, उसके बाद में उस संविधान सभा ने संसद के रूप में इनको 1949 में राष्ट्रपति के रूप में चुना। इन्होंने उस तरीके से 52 तक काम किया। फिर 52 में आम चुनाव हो गए। आम चुनाव के बाद में सभी राज्यों के एमएलए और केंद्र के एमपी निर्वाचित हो गए। अब इन एमएलए और एमपी ने जो निर्वाचित हुए थे, उन्होंने इसको निर्वाचित किया चुनाव पद्धति से।
तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 1952 से 62 तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति थे और उनको 1962 में भारत रत्न मिला। जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो 1962 में मिला। ये 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में राष्ट्रपति रहे थे इनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एज ए व्यक्ति सेकंड राष्ट्रपति थे और वैसे इनका तीसरे राष्ट्रपति थे। इनको इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनको भी 1954 में भारत रत्न मिला था। ये तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल किए। इसके बाद में तीसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे हो गए, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन। अब तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति हैं। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे थे और उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट भी थे और बिहार के राज्यपाल भी थे। इनको भी भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और इन्हीं की मृत्यु पर पहले वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कुछ समय तक कार्यभार संभाला। उसके बाद में एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। एकमात्र ऐसे थे। तो जाकिर हुसैन भी भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति है। उसके बाद में है वीवी गिरी। जाकिर हुसैन के बाद में ये उस समय उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और इनका चुनाव सबसे रोमांचक था। इनकी सेकंड राउंड में, जो सेकंड राउंड हुआ था, उसमें इनकी जीत हुई थी। इनको भी भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये राष्ट्रपति वीवी गिरी भी है। ये भी यूपी केरल के राज्यपाल रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब इसके बाद में 4 हो गए। उसके बाद में है मिसाइल मैन। समझ गए होंगे आप मिसाइल मैन कौन से राष्ट्रपति को कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, जो युवाओं के चैत्य हैं, उनको भी 1997 में 1997 में भारत रत्न मिला था। और उसके बाद में 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इनको भी राष्ट्रपति थे, तो उनको भारत रत्न पुरस्कार 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार अभी तक जो है वो 6 व्यक्ति राष्ट्रपति हैं जो जिनको भारत रत्न मिला था। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। अब प्रतिभा पाटिल है, आपने नाम सुना होगा। पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रही थी। और जो पद पर रहते हुए कितने राष्ट्रपति की डेथ हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे ये राष्ट्रपति हैं जिनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अब जो नीलम संजीव रेड्डी है, एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए। जब वीवी गिरी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था,
तब तो रोमांचक मुकाबला हुआ और सेकंड राउंड में वीवी गिरी जीत पाए थे, इन्होंने कड़ी टक्कर दी। इससे अगले जब चुनाव हुए तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र अब तक के राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए। और ये 25 जुलाई को जो कार्यकाल इन्होंने ग्रहण किया था, 25 जुलाई 1977 को, तब से अभी तक राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हुए आ रहे हैं। ये गैर कांग्रेसी पहले राष्ट्रपति हैं। ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो अभी जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो श्री रामनाथ कोविंद जी है जो 14वें राष्ट्रपति है। अब अपन चर्चा करेंगे ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए हैं। इस प्रकार आज का जो अपन ने अध्ययन किया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की योग्यता, शपथ, महाभियोग, पद की रिक्तता इत्यादि के संबंध में अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर, जुरिडिक्शन। राष्ट्रपति के पास काफी शक्तियां होती है और राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए कल का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें अपन राष्ट्रपति के बारे में जो उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी लोगों ने आपने रुचि लेकर के इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं सोचता हूं आप लोग इसका बाद में भी अध्ययन करें, इसका वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने वास्तविक नाम से ही जुड़े ताकि मुझे नाम पुकारने में, बात करने में आसानी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।